नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल कुमार साइंस का सेट नंबर 2 लेकर आया हूं, जो ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है आपका कि हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है कि जिन व्यक्तियों को अगर हृदय से संबंधित रोग हुआ है तो उनको अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, तो उनको वसा अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। चलिए इससे संबंधित हम कुछ और जानकारी लेते हैं। वसा अम्ल की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा यह सामान्यतः ताप पर ठोस में होता है, जैसे में मक्खन, मक्खन, ठीक है। और असंतृप्त वसा की बात करें तो यह मछली के तेल एवं वनस्पति तेलों में मिलता है। और इससे संबंधित जानकारी लें तो 1 ग्राम वसा से पूर्णतः ऑक्सीकरण से 9.5 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। सामान्यतः एक व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। भोजन में मौजूद वसा पचने के उपरांत फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में टूट जाता है, जो कोशिकाओं के द्वारा पूर्णतः व्यवस्थित होकर शरीर के लिए जरूरी फैट्स का निर्माण करते हैं। वसा के द्वारा एडिपोज ऊतक का भी निर्माण किया जाता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, क्या क्या? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये 1:2:1 में मिलकर बने होते हैं। इसका सूत्र होता है CH2O(N), ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। ऑप्शन डी में दिया गया है प्रोटीन। आइए प्रोटीन के बारे में हम कुछ जानकारी लेते हैं। प्रोटीन की अगर बात करें तो सर्वप्रथम 1838 ईस्वी में बर्जीलियस ने प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया। प्रोटीन एक नाइट्रोजन का यौगिक है। प्रोटीन पचने के बाद एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और 1 ग्राम प्रोटीन द्वारा शरीर को 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सीसा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि सीसा संचायक जो होते हैं बैटरी, उसमें प्रयुक्त अम्ल कौन सा होगा? तो ये H2SO4 होता है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नांकित में से किसमें कोबाल्ट होता है। क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन डी में दिया गया है विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। चलिए विटामिन B12 के बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया, पांडु रोग होता है, ठीक है। और कोबाल्ट का मुख्य स्रोत देखें तो मांस में, मछली में और जल में पाया जाता है, ठीक है। कोबाल्ट का कार्य है आरबीसी एवं विटामिन B12 के संश्लेषण करना, ठीक है। ऑप्शन बी में दिया गया है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का बात करें तो ये लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी में पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन है, जिसके कमी के कारण शरीर में खून की मात्रा घट जाती है।
क्या होता है, खून का मात्रा घट जाता है। इस स्थिति में एनीमिया रोग होने की खतरा रहती है। ठीक है। विटामिन सी की अगर बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी, मसूड़ा का फूलना आदि बीमारी होता है। ठीक है। यहाँ क्लोरोफिल दिया गया है ऑप्शन ए में। तो क्लोरोफिल की बात करें तो एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है ये। इसका वर्णन, इस वर्णक के कारण पत्तों का रंग हरा होता है। पत्ता का रंग हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। ठीक है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है। क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक हैं। तो पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक क्या है, तो ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन है। आइए इससे संबंधित भी कुछ हम जानकारी लेते हैं। अगर आवर्त सारणी में देखें तो वर्ग 6 के तत्व में ऑक्सीजन को छोड़कर सभी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन गैस की खोज की बात करें तो इसका खोज प्रिस्टले ने 1772 ईस्वी में किया था। ठीक है। ऑक्सीजन गैस ये स्वतः नहीं जलती है, किसी चीज़ को जलाने में सहायक होता है। ऑक्सीजन की प्रकृति की बात करें तो ये अनुचुंबकीय होता है। क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है। ये गैस वायुमंडल में लगभग 21% पाया जाता है। ठीक है। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं 5। क्वेश्चन 5 आपका कह रहा है कि रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घुलनशील क्या घोल है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घुलनशील है। तो सार्वभौमिक घुलनशील घोल कौन सा है, जल है। ठीक है। क्या है, जल है। आइए जल से संबंधित कुछ जानकारी लेते हैं। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुपात में अगर बात करें तो 1:8 होता है। क्या होता है, 1:8 होता है। और आयतन की अनुपात में बात करें तो 2:1 होता है। ठीक है। शुद्ध जल की बात करें तो ये शुद्ध जल का pH होता है 7। कितना होता है, 7 होता है। और वर्षा का जल जो होता है ये सबसे शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल की क्वथनांक की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है और द्रवनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है कि मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व हैं। क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व क्या हैं। तो कार्बोहाइड्रेट नहीं, केवल कार्बोहाइड्रेट नहीं है। वसा और कार्बोहाइड्रेट नहीं, ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन सी में दिया गया है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और खनिज, ये सभी की ज़रूरत मनुष्य के लिए होता है। ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ठीक। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन कि पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं। क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे जो हैं ये जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उसमें किसका किसका उपयोग करते हैं। तो पौधे CO2, जल और सूर्य के प्रकाश, ये तीनों का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। तो ऑप्शन हम देखते हैं, ऑप्शन बी आपका एकदम सही आंसर है। क्या क्या दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश, ये सही है। ठीक है। आइए इससे संबंधित कुछ जानकारी लेते हैं। स्थलीय पौधा की बात करें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, तो वायुमंडल से लेते हैं। ठीक है।
और जलीय पौधा की बात करें तो जल में जो कार्बन डाइऑक्साइड घुला होता है उससे जलीय पौधे प्राप्त करते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग नीला होता है क्योंकि यह संपर्क में आता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि मोमबत्ती जब जलता है तो उसका बाहरी भाग नीला दिखाई देता है, तो ये किसके संपर्क में आने के कारण नीला दिखाई देता है? ठीक है, तो ये जब हवा के संपर्क में आता है तो नीला दिखाई देता है। ठीक, चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है कि बच्चों के गुब्बारों को फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चा का जो गुब्बारा होता है उसको फुलाने के लिए किस गैस का प्रयोग, यानी कौन सा गैस उसमें भरा जाता है? तो उसमें हीलियम गैस भरा जाता है। कौन सा गैस भरा जाता है? हीलियम गैस भरा जाता है। ठीक है, चलिए हीलियम से संबंधित हम कुछ जानकारी लेते हैं। हीलियम की अगर बात करें तो ये एस ब्लॉक का तत्व है। किस ब्लॉक का तत्व है? एस ब्लॉक का। ठीक है, ये एस ब्लॉक का तत्व है, लेकिन ये अक्रिय होने के कारण इसे हम पी ब्लॉक में रखे गए हैं। ठीक है, इसके बाह्यतम कक्षा की बात करें तो इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। बाकी जितने भी अक्रिय गैस हैं उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसके उपयोग की अगर बात करें तो इसका उपयोग होता है वायुयान के जो टायर होते हैं उसमें भरा जाता है, और अस्पताल में कृत्रिम सांस के रूप में इसको ऑक्सीजन के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए में आपका दिया गया है नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये वायुमंडल में 78% पाया जाता है। नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना पाया जाता है? 78%। इसकी खोज की बात करें तो एक वैज्ञानिक थे स्कॉटलैंड के, रदरफोर्ड। ये 1773 ईस्वी में इसका खोज किए हैं। कब किए हैं? 1773 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन बी हम देखते हैं। क्या दिया गया है? आर्गन। आर्गन ये जो है अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस में सबसे अधिक वातावरण में पाया जाने वाला ये गैस है। कितना वातावरण में पाया जाता है? 0.93%। ठीक है, कितना पाया जाता है? 0.93%। अगर इसका उपयोग की बात करें तो ये बल्ब में प्रयोग किया जाता है और ट्यूबलाइट में भी प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी देखिए, इसमें दिया गया है हाइड्रोजन। आइए हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो सूर्य और तारा का जो आधा भाग होता है ये हाइड्रोजन से ही बना है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन की अगर खोज की बात करें तो 1766 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने किया है, और पृथ्वी पर पाए जाने वाला हाइड्रोजन ये 9वां तत्व है। पृथ्वी पर कितने नंबर का तत्व है ये? 9 नंबर का। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व है। क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है फ्लोरीन। फ्लोरीन ही सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व है। फ्लोरीन के अगर बारे में बात करें तो ये सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। ये हाइड्रोजन वर्ग का तत्व है और यह सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ऑप्शन बी में दिया गया है क्लोरीन। तो क्लोरीन ये सबसे पुराने हैलोजन अधातु हैं। क्लोरीन क्या है? सबसे पुराने हैलोजन अधातु हैं। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्त वाला तत्व क्लोरीन को ही कहा जाता है। ठीक है, अगर क्लोरीन के उपयोग की बात किया जाए तो ये ब्लीचिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। ये फूलों के रंग को उड़ा देता है, यानी रंगहीन कर देता है। ठीक है,
चलिए ऑप्शन डी में हम देखते हैं सोडियम दिया गया है। ऑप्शन डी में क्या दिया गया है? सोडियम। तो सोडियम को हम मिट्टी के तेल में रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कह रहा है कि भौतिक अथवा रासायनिक तुला दो पल्ला वाला किस सिद्धांत पर काम करता है? क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है कि भौतिक अथवा रासायनिक तुला जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये ऑप्शन ए में दिया गया है मोमेंट। ये मोमेंट के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, ठीक है। ऑप्शन सी में दिया गया है आर्किमिडीज। आइए आर्किमिडीज के हम सिद्धांत देखते हैं कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में आंशिक या पूरी तरह से डुबाई जाती है तो उसके भार में क्या होता है? कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। देखिए मान लीजिए कि एक ठो कोई वस्तु है, इस टब में रखा गया है। टब में क्या है? पानी है। तो कोई वस्तु है, इसमें रखा गया है। ये आंशिक डुबाया जा रहा है या पूर्ण रूप से डुबा दीजिए आप इसे। पूर्ण रूप से इसमें डूब गया, ये आंशिक यहाँ थोड़ा सा निकला हुआ है, ठीक है। तो जो ये अपने भार के बराबर पानी को हटाया है, तो जितना पानी हटा है वो पानी के भार के बराबर ये होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरा भी अधिक होता है, क्योंकि क्या कह रहा है कि सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरा भी क्या होता है? अधिक होता है। इसका कारण क्या है? तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है धुएं के कण पानी को हवा में निकाल देते हैं। धुएं का पानी हवा में निकालेगा? नहीं, ये गलत है। धुएं में जल होता है, बट ये भी गलत है। वायु में मौजूद जलवाष्प धुएं के कणों पर जमा हो जाते हैं। हाँ, ये एकदम सही है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। क्या है? वायु में मौजूद होता है जो जलवाष्प, ये धुएं के कणों पर क्या होता है? जमा हो जाता है। इसी के कारण आपको कुहरा यानी पूरा अंधार जैसा दिखाई देता है, ठीक है। कुहरा एकदम कुछ नहीं दिखाई देगा उसमें। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्रम तीन धातुओं की क्रियाशीलता को सही रूप में दर्शाता है? क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है कि ये तीन ठो धातु दिया गया है, तो ये तीन धातुओं की क्रियाशीलता को सही रूप में कौन दर्शा रहा है? Ag, Cu और Fe? नहीं, ये नहीं होगा। Cu, Fe और Ag ये भी नहीं होगा। Ag, Fe और Cu नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्या? Fe, Cu और Ag। Fe मतलब लोहा। आइए लोहा के हम बारे में बात करते हैं तो ये हेमेटाइट अयस्क से निकाला जाता है। लोहा किससे निकाला जाता है? हेमेटाइट अयस्क से। और कॉपर की बात करें तो ये कॉपर पाइराइट अयस्क से निकाला जाता है। और चांदी की बात करें तो ये अर्जेंटम अयस्क से निकाला जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? यही आपका आंसर सही है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 आपका कह रहा है कि सोडियम की, क्या कह रहा है? सोडियम की सही इलेक्ट्रॉनिक संरचना निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक संरचना निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? तो आइए इलेक्ट्रॉनिक संरचना हम लिखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s1। अब गिनिए 2 2 4 4 और 6 10 1 11। सोडियम का क्या होता है? 11 होता है ना, परमाणु संख्या Na। सोडियम कितना होता है? 11 होता है। तो अब गिन लिए 11 हो गया। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 2 हैं। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं?
तो 6 गो और 2 गो 8 गो है, और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसी तरह आपका लिखा गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 आपका कह रहा है कि 10 किलो चूने के पत्थर से कितना चूना प्राप्त होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 10 किलोग्राम चूना पत्थर है, तो इससे कितना चूना प्राप्त होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है। तो चूना पत्थर का सूत्र होता है CaCO3। ठीक है, इसको हम गरमाएंगे, जब गरमाएंगे तो क्या बनेगा, CaO बनेगा, प्लस में क्या बनेगा, CO2 बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है इसका परमाणु द्रव्यमान दिया गया है। कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 13। तो इसका हम परमाणु द्रव्यमान पहले निकाल लेंगे। कितना, 40 + 12 + 16, और यहाँ 3 दिया है, 3 ठो ऑक्सीजन है, तब इसे यहाँ गुना कर लेंगे 3 से। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 16 × 3 = 48 और 40, ठीक है, और 12 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ CaO दिया गया है, तो Ca का कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 40 और 16 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 100 kg में 56 kg प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ 56 kg। तो 10 kg में कितना प्राप्त होगा, तो 56 गुने 100, 56/100 और गुने 10, 0 से 0 काट देंगे, ये वाला 0 यहाँ पॉइंट हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 5.6। कितना 5.6। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि जल से 3/5 भाग भरे बीकर में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। क्या कह रहा है कि जल से 3/5 भाग बीकर से भरा है, उसमें एक ठो बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ के टुकड़े के पूर्णतः पिघलने पर बीकर में द्रव सतह क्या होगा। तो देखिए जब कोई बर्तन में बर्फ़ डाले हैं, उसमें पानी भरा है, तो बर्फ़ जब गल जाएगा तो उसके सतह में कोई अंतर नहीं आएगा, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 आपका कह रहा है कि एक दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो एक व्यक्ति हैं उनको दूर दृष्टि दोष है, तो उसमें अब उनको कैसा दिखलाई देगा। दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी, नहीं, दूर की वस्तु साफ कब नहीं दिखाई देती है, ये निकट दृष्टि दोष में। ऑप्शन बी में दिया गया है पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देगी। हाँ, ये सही आंसर है। दूर दृष्टि जब होता है तो उसमें पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। आइए हम इसको समझते हैं। मान लीजिए कि ये आपका नेत्र है, यहाँ पर लेंस है, ठीक है। तो अब देखिए प्रतिबिंब इसका कैसा बनेगा। इसका प्रतिबिंब आपका कॉर्निया के बाहर जाके बनेगा। कहाँ बनेगा, यहाँ आपका प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस दोष में निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी, ठीक। इस दोष में पीड़ित व्यक्ति के नेत्र लेंस की मोटाई क्या होती है, घट जाती है, जिसके कारण फोकस दूरी बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखिए निकट दृष्टि को भी हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर लेंस है, यहाँ कॉर्निया होता है यहाँ पे। तो देखिए प्रतिबिंब जब जाएगा तो इसमें कॉर्निया के पहले ही बन जाएगा प्रतिबिंब। क्या होगा, कॉर्निया के पहले प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है।
तो इसमें क्या होगा, दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखलाई देगी। इसमें क्या होगा, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखलाई देगी। इसमें नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ने के कारण फोकस दूरी क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, किसमें, निकट दृष्टि दोष में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 18। क्वेश्चन नंबर 18 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन 18 कह रहा है कि वस्तु से छोटा वास्तविक तथा उल्टा बिंब उत्तल लेंस द्वारा बनता है। ठीक है, जबकि वस्तु स्थित होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि वस्तु से छोटा वास्तविक तथा उल्टा बिंब उत्तल लेंस द्वारा बनता है। तो इसमें बोल रहा है कि वस्तु की स्थिति यानी वस्तु कहाँ रखा होता है। तो आइए हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, मान लीजिए कि ये आपका उत्तल लेंस है। ठीक है, और इसमें हम ये अब देखिए यहाँ पर वस्तु हम रख रहे हैं, वस्तु नंबर 1, वस्तु नंबर 2। ठीक है, ये अनंत पर है। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर, 4, 5 और 6, 6 वस्तु रखे हैं। अब देखिए ये अनंत पर है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2f, क्या होगा, 2f हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, 2f1 और ये 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बनेगा काल्पनिक। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक बनेगा। और क्या बनेगा, सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। और क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। कैसा बन रहा है, बड़ा बनेगा। ठीक है, अब इधर देखिए, इधर प्रतिबिंब देखिए F2, क्या होगा, F2। तो F2 पर है फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2। ठीक है, ये कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब देखिए फिगर नंबर यानी वस्तु तीसरा, तो वस्तु तीसरा जो है ये बराबर बनेगा, यानी वस्तु के बराबर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब वस्तु नंबर 4 का प्रतिबिंब देखिए, ये बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो ये छोटा बनेगा, ये बराबर बनेगा और ये बड़ा बनेगा। और क्या होगा, सब उल्टे बनेंगे। सब क्या होगा, उल्टा बनेगा। और सब का प्रतिबिंब कैसा होगा, तो वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो आपका क्या कह रहा था, वस्तु से छोटा वास्तविक और उल्टा। तो वस्तु से छोटा कौन बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ये फिगर नंबर 1 यानी वस्तु नंबर 1 और वस्तु नंबर 2। और क्या हो रहा है, उल्टा बना है। तो उल्टा तो सब बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। तो वास्तविक भी इसमें सब बन रहा है। तो अब कह रहा था इसमें कि वस्तु कहाँ रखी गई थी। तो वस्तु 1 और 2 ये कहाँ रखी गई है, अनंत और 2f के बीच में रखी गई है। तो ऑप्शन 1 में आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, अनंत तथा 2f के बीच में। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। तो एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। किसकी होती है, एंजाइम की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से विषाणु से होने वाला रोग कौन सा नहीं है। तो ये हैजा जो है ये विषाणु के कारण नहीं होता है, ये जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण। ठीक है, और ये सब जो हैं ये विषाणु के कारण होते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 कह रहा है कि सोडियम की परमाणु संख्या है
क्या क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम की परमाणु संख्या है, तो सोडियम का सूत्र क्या होता है Na और परमाणु संख्या होता है 11। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ऑप्शन ए में दिया गया है 18, तो ये किसका हो जाएगा? 18 परमाणु संख्या होता है आर्गन का। 18 किसका होता है? आर्गन का होता है, ठीक है। और ऑप्शन सी में दिया गया है 21, तो 21 किसका होता है? स्कैंडियम का होता है। SC कितना होता है? 21 होता है। और ऑप्शन डी में दिया गया है 25, तो ये किसका होता है? 25 मैग्नीज का होता है। क्या होता है? मैग्नीज का होता है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे दिया गया है क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 कह रहा है कि रुधिर दाब मापक यंत्र है। क्या कह रहा है कि ब्लड प्रेशर जो है ये किससे मापा जाता है? तो ऑप्शन सी में दिया गया है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर से हम ब्लड प्रेशर मापते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वे हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि दो ठो ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं, तो ऑप्शन में कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, बुध और शुक्र। ये ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं, ठीक है। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि किसी तारे का रंग दर्शाता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तारे का रंग दर्शाता है, तो तारा का रंग क्या दर्शाता है? तारा का ताप दर्शाता है। क्या दर्शाता है? उसका ताप दर्शाता है, ठीक है। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में आपका इकाई दिया गया है और नीचे देखते हैं क्या दिया गया है। ऊष्मा नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी, समुद्री जहाज की गति और शक्ति, ठीक है। तो देखिए इसमें मिलान अब करिए आप। वाट, ये वाट क्या होता है? ये वाट होता है शक्ति का मात्रक। किसका मात्रक होता है? शक्ति का मात्रक होता है। नॉट, नॉट क्या होता है? ये समुद्री जहाज की गति मापने के लिए होता है। क्या होता है? समुद्री जहाज की गति मापने के लिए। और दिया गया है नॉटिकल मील, तो नॉटिकल मील ये नौ संचालक जो होते हैं उनके द्वारा प्रयोग किया जाता है। और कैलोरी ये क्या है? ऊष्मा की मात्रक है। तो डी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये सी का क्या हो जाएगा? नॉटिकल मील नौ संचालक द्वारा प्रयुक्त होता है। और नॉट ऑप्शन बी में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समुद्री जहाज वाला। और कैलोरी नीचे दिया गया है ये ऊष्मा, ऊष्मा का, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं ऑप्शन आपका कौन सा होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 कह रहा है कि हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है कि हवाई जहाज़ के जो ब्लैक बॉक्स होते हैं उसका रंग कैसा होता है? तो ये नारंगी होता है। कैसा होता है? नारंगी होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन 27 कह रहा है कि कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है कि कल्पक्कम में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, भारी जल, समुद्री जल। ये नहीं होते हैं, इसमें प्रयोग होता है गलित सोडियम। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या प्रयोग होता है? गलित सोडियम होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 28। क्वेश्चन 28 आपका कह रहा है कि दूध उदाहरण है। एक दूध किसका उदाहरण है? तो दूध उदाहरण है इमल्सन का। किसका उदाहरण है? इमल्सन का
उदाहरण है दूध। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 कह रहा है कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तापक्रम एक ही होता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये तापक्रम कौन सा है जो इसका एक ही होता है। तो -40 डिग्री सेल्सियस पर इसका तापक्रम एक ही होता है। ठीक है, आइए हम सूत्र बताते हैं ये ताप डिग्री निकालने का। तो सूत्र होता है C0/100 बराबर F-32/180 बराबर K-273/100। इसी सूत्र पर आप सेल्सियस की जगह पर सेल्सियस रखिए, फ़ारेनहाइट के जगह पर फ़ारेनहाइट रखिए, इसको अभी नहीं रखिए। ठीक है, अगर केल्विन दिया होगा तो इसको संबंध करेंगे। अगर फ़ारेनहाइट पूछेगा तो, अगर केल्विन में दिया होगा सेल्सियस पूछेगा तो इसको और इसको संबंध करेंगे। ठीक है, तो इसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दिया गया है तो इसका और इसका प्रयोग करके निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता इकाई है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता इकाई क्या होता है। तो ये ओम होता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। क्या होता है, ओम होता है। चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू विद्युत तार स्थापना मूलतः क्या कह रहा है कि घर में जो विद्युत तार लगता है वो किस श्रेणी में लगता है, यही क्वेश्चन आपका कह रहा है। तो ये समानांतर क्रम में लगता है। कौन सी क्रम में लगता है, समानांतर क्रम में लगता है। समानांतर क्रम में लगता है तो समानांतर क्रम का सूत्र होता है 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और आगे भी हो जाएंगे। ठीक है, और श्रेणी क्रम की बात करें तो R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 आगे भी ... ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि एक सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल T उसकी लंबाई L के साथ कैसा परिवर्ती होता है। ठीक है, क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल T, ठीक है, और उसकी लंबाई L के साथ कैसे परिवर्ती होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है T समानुपाती √L। ये आपका सही होगा। ठीक है, यही ऑप्शन ए आपका सही है। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें अगर L बढ़ेगा तो आपका T भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर लंबाई बढ़ गया तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 कह रहा है कि आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है। ये किसका प्रयोग करता है, तो रेडियो तरंग का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है, रेडियो तरंग का प्रयोग करता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी में हम देखते हैं ध्वनि तरंग। आइए ध्वनि तरंग से संबंधित कुछ हम जानकारी लेते हैं। ध्वनि तरंग की बात करें तो ये अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। ध्वनि तरंग क्या है, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। ठीक है, हवा में अगर ध्वनि की बात करें तो होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। हवा में ध्वनि की चाल कितना होगा, 332 मीटर प्रति सेकेंड। और जल में अगर बात करें तो जल में होता है 1493 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और लोहा में अगर बात करें तो 5130 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि एंजाइम मुख्य रूप से
किससे बनते हैं? क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एंजाइम मुख्य रूप से किससे बनते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन से बनते हैं। किससे बनते हैं एंजाइम? प्रोटीन से बनते हैं। आइए प्रोटीन के बारे में कुछ हम जानकारी लेते हैं। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? तो ये बर्जेलियस ने किया था। कौन किया था? बर्जेलियस। ठीक है। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन क्या है? एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 एमिनो अम्लों से मिलकर बना है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग, क्या? मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही बना होता है। और अगर ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों में ये प्रोटीन बहुत ही काम करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 35 कह रहा है कि हीरा अपरूप है। क्या कह रहा है? हीरा ये अपरूप किसका है? तो ये कार्बन का हीरा अपरूप है। किसका अपरूप है? कार्बन का। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 36 कह रहा है कि गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए गोताखोर कौन सी गैसों का मिश्रण इस्तेमाल करते हैं? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जो गोताखोर होते हैं ये समुद्र की गहराई में जाते हैं तो ये सांस लेने के लिए कौन से गैस का मिश्रण प्रयोग करते हैं? तो आगे हम क्वेश्चन पहले देखे थे, इसमें क्वेश्चन में था कि हीलियम और ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में कौन सा दिया गया है? ऑप्शन ए में आपका दिया गया है ऑक्सीजन और हीलियम। ऑक्सीजन और हीलियम का ही ये प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं 37। क्वेश्चन 37 कह रहा है कि हाइड्रोजन के एक परमाणु का ग्राम भार क्या है? क्या क्वेश्चन कह रहा है? हाइड्रोजन के एक परमाणु का ग्राम भार क्या है? तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है 1.66 गुने 10⁻⁻²4। ठीक है, यही आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? क्या क्वेश्चन दे रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये द्रव दिए गए हैं इसमें से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो पारा ही है जो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। पारा को सीनेबार अयस्क से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? सीनेबार अयस्क से। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया? क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया? तो एक्स किरण का आविष्कार कौन किया है? तो ये रोएंटजन ने किए हैं। कौन किया है? रोएंटजन। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है, अगर एक्स किरण की बात करें तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्स किरण क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्स तरंग का तरंगदैर्घ्य परिसर 10⁻10 मीटर से 10⁻8 मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻10 मीटर से 10⁻8 मीटर होता है। और इसकी आवृत्ति परिसर की बात करें तो 10⁻18 से 10⁻16 मीटर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो ये ऑप्शन बी में दिया गया है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। यही घुला रहता है, इसी के कारण
जल में अस्थायी कठोरता होता है। ठीक है, चलिए इससे संबंधित और कुछ जानकारी लेते हैं। जल की अस्थायी कठोरता को अगर दूर करना हो तो इसका एक विधि है, उससे हम परम्यूटेड विधि कहते हैं। ठीक है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण उसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण के घुले रहने के कारण होता है। अस्थायी किसके कारण होता है जल का कठोरता? उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और लवण घुले रहते हैं, उसी के कारण होता है। अगर अस्थायी को दूर करना हो तो उसे हम उबालेंगे तो दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 कह रहा है कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? क्या क्वेश्चन कह रहा है? रेशम का जो कीड़ा है ये अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो ये डिंभक यानी लार्वा, ये लार्वा जो होता है इसी चरण में अपने वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम 42। क्वेश्चन 42 कह रहा है कि साइनोकोबालामिन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि साइनोकोबालामिन ये क्या है? तो ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। ठीक है, यहाँ विटामिन C दिया गया है। विटामिन C का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन B2 का क्या होता है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है? B2 का राइबोफ्लेविन। और विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। ठीक बा? ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं 43। क्वेश्चन 43 कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है ये मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होता है। ठीक है, और इसके बारे में बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड की वजन की बात करें हम तो 0.6 ग्राम होता है। कितना होता है वजन इसका? 0.6 ग्राम। और इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 कह रहा है कि हाइड्रोफाइट कहते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? हाइड्रोफाइट कहते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोफाइट उसे हम कहेंगे जो एक जलीय पौधे हैं। क्या है? जलीय पौधे को हम हाइड्रोफाइट कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 कह रहा है आपका कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होती है? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा विटामिन है जिसके कारण रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए के कारण रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? विटामिन ए के कारण रतौंधी रोग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 46। क्वेश्चन नंबर 46 आपका कह रहा है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ये एंजाइम है, यही रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 47 देखते हैं। क्वेश्चन 47 कह रहा है कि 1 किलो कैलोरी बराबर होता है। क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलो कैलोरी बराबर होता है? तो आइए हम इसे देखते हैं। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। ठीक है, इसलिए
1 किलो कैलोरी बराबर होगा 4.18 गुने 1000। ठीक है, अब यहाँ बटा करेंगे 100, 2 जीरो काट देंगे, कितना हो जाएगा 4180। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। कितना होगा 4180 जूल। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि किस विटामिन का एक नाम रेटिनॉल है। क्या कह रहा है कि किस विटामिन का एक नाम रेटिनॉल है। तो रेटिनॉल तो हम विटामिन ए को ही कहते हैं। विटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन सी को क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल, और विटामिन डी को क्या कहते हैं, ये कैल्सीफेरॉल हम कहते हैं। ये सब रासायनिक नाम हैं इनके। विटामिन डी को क्या कहेंगे, कैल्सीफेरॉल, और विटामिन बी को क्या कहेंगे, थायमीन। ठीक है, आगे देखिए। आगे क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जल का शुद्धतम रूप है। क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है कि जो जल है इसका शुद्धतम रूप क्या होता है। ठीक है, तो जल का शुद्धतम रूप होता है वर्षा का जल। क्या होता है, वर्षा का जल होता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन में जलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन में जलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। तो ये फास्फोरस जो है यही ऐसा करता है। आपका बी आंसर सही है। आइए इससे संबंधित और कुछ जानकारी लेते हैं। साधारण ताप पर श्वेत फास्फोरस P4 अणु के रूप में पाया जाता है। श्वेत फास्फोरस हवा में जल जाता है। श्वेत फास्फोरस क्या होता है, हवा में ये जल जाता है, अतः इसे हम पानी में डुबा कर रखते हैं। श्वेत फास्फोरस में लहसुन जैसा गंध होता है। क्या होता है श्वेत फास्फोरस में, इसमें से लहसुन जैसा गंध आता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।